जैसे मैं ही हूँ या कोई भी है जिसकी सैलरी 50,000 या 60,000 70,000 1 लाख रुपए तक हम मान लेते हैं कि किसी की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए तक है और 7 तारीख को उसकी सैलरी आनी है। क्या वो आदमी, और उसके ख्वाब बहुत सारे हैं मेरे भी, जैसे कि अपना मकान भी लेना है भाई, गाड़ी भी एक होनी चाहिए, मकान भी होना चाहिए और थोड़ा सा सेविंग भी हम कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल हर चीज है। हाँ। पर ओवरनाइट नहीं है। हाँ। अगर आप प्लान करेंगे तो लाइफ के हर गोल को आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं इनको बाल्टियों की तरह देखो। पहली आपकी जो बाल्टी है ना, वो बाल्टी होनी चाहिए आपकी इमरजेंसी फंड की। अच्छा। ये लोग मिस कर जाते हैं। आज करीबन 90-95% लोग जो भारत में है ना, वो पेचेक टू पेचेक रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी की तनख्वाह कम है, समझो किसी की 20-25 हजार है तो वो पेचेक टू पेचेक रहता है, उसकी समझ आती है प्रॉब्लम की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बट ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह महीने की 2 लाख 3 लाख भी है, मैं ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूं, दोस्त है मेरे, जो अगला पेचेक नहीं आएगा तो परेशानी में आ जाएंगे, ईएमआई नहीं भर पाएंगे, बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी पहली बाल्टी नहीं भरी। हाँ। वो थी इमरजेंसी फंड की। एक हर व्यक्ति के पास एक 6 महीने का अपना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, यानी 6 महीने के जो उसके खर्चे हैं उसके पास एक बाल्टी में यानी एक जगह पे होने चाहिए। और खासकर उसको आप एफडी में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस पैसे से हम ग्रोथ की अपेक्षा नहीं कर रहे, हम उस पैसे से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारा जो है घर चलाएगा अगर कोई सिचुएशन खराब हो गई। हाँ। तो पहली बाल्टी ये हो गई आपकी। दूसरी बाल्टी ये हो गई कि आपको सेफ फील करना है। लेकिन जब भी साइकोलॉजिकली ह्यूमन सेफ फील करते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ। अब आपको पता है जी, मेरे 6 महीने की तनख्वाह मेरे पास है, कल को ऊपर नीचे कुछ हो गया, तनख्वाह चली गई या जॉब में कुछ हो गया, तो मैं सुरक्षित हूं। दूसरी सुरक्षा जो हर इंसान को चाहिए वो है हेल्थ की। आज सब जानते हैं हेल्थ कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप जो ऑपरेशन पहले 5 साल पहले समझो 1 लाख का होता था, आज वो 2 लाख का होता है। हॉस्पिटल बिल्स तो ऐसे लगता है जैसे हॉस्पिटल का रूम देखो तो ऐसे लगता है होटल के किराए हैं। तो आप एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा निवेश है। आपको शुरू में लगेगा क्योंकि आप यंग हो तो आपको लगेगा मेरी हेल्थ खराब नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, पर किसी एक दिन कोई गड़बड़ हुई तो आपका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जितने पैसे जमा हुए होंगे सारे खत्म हो जाएंगे इस टाइम तक के। तो मेरे को लगता है ये एक सेकंड बाल्टी आप भरो, फिर कुछ बाल्टियां बनाओ कि आपके जीवन के गोल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लीजिए, पर गाड़ी का इक्वेशन बना दीजिए। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में रूल बड़ा सिंपल कहता है कि जो भी आपकी तनख्वाह है उसकी 15% से ज्यादा आपकी गाड़ी की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सिंपल रूल है। तो यानी 15,000 की आप गाड़ी की ईएमआई ले सकते हो। 15,000 की गाड़ी की ईएमआई होती है, वो गाड़ी का लोन होगा करीबन 7-8 लाख रुपए का, ठीक है। 7-8 लाख की अगर गाड़ी का लोन है तो 2-3 लाख आप अपनी जेब से डालोगे, यानी आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आप 10 से 11 लाख रुपए तक की गाड़ी ले सकते हो। ये एक इक्वेशन हो गई। अब आप बोलो नहीं जी मैं तो 25 लाख की लूंगा, 30 लाख की लूंगा, तो फिर आप फंस जाओगे, फिर आप हमेशा वो ट्रेडमिल पे आ जाओगे कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे इस प्रॉब्लम से, ठीक है। अब आपको घर लेना है, तो घर जो आपका है वो आपकी तनख्वाह का 4 गुना से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी एनुअल सैलरी समझिए 12 लाख है, तो आपको 48 लाख से ऊपर का घर नहीं लेना चाहिए, फिर आप स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है। तो 48 लाख का आपको कहां घर मिल सकता है आप वो चेक कर लीजिए। हो सकता है आपको मेन सिटी में ना मिले, आपको कहीं थोड़ा बाहर जाके मिल जाए, फिर आप उतना ट्रैवल अफोर्ड कर सकते हो क्या। तो ये सारी इक्वेशंस आपको चलानी पड़ती हैं। प्लानिंग। कोई भी चीज जो है आप खरीदिए, हम जीने आए हैं, जिए, मैं ये मना नहीं कर रहा, पर हर चीज का एक मैथमेटिकल इक्वेशन होना चाहिए, नहीं तो आप बाद में स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मकान की बात की आपने अभी, तो बहुत सारी वीडियोस आपकी मैंने देखी हैं जिसमें आप हमेशा कहते हैं कि भाई किराए के मकान में रहो, वही ज़्यादा बेहतर है, अपना मकान मत लो। आपने हमेशा ये, मैंने बहुत बार सुना है आपके मुंह से। तो ये 2025 में लेने देंगे आप लोगों को मकान या इस बार भी 2025 में भी नहीं लेने देंगे? देखिए वंस अगेन मैं ये मानता हूं कि आपको पूरी स्थिति को एनालाइज करना चाहिए। मैं मकान लेने के विरुद्ध नहीं हूं, मैं अपने आप को परेशानी में डाल के मकान लेने के विरुद्ध हूं कि अगर मैं खुश नहीं हूं, मेरे पे उधार का स्ट्रेस है, मैं ईएमआई देता हूं तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, मेरा बैंक अकाउंट खाली होने लग जाता है, मैं अपने बच्चों को वो सुख नहीं दे पा रहा हूं कि जो बेसिक सुख भी उनको मिलने चाहिए, मैं अपनी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत करके उस ईएमआई को चुकाना पड़ता है, तो ऐसे घर में क्या मजा आएगा, फिर तो मैं किराए पे बेटर हूं। तो मैं हमेशा कहता हूं आप अपनी मैथ देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, हम हमेशा इसको कहते हैं जैसे लेट मैथ शो यू द पाथ। अच्छा, ठीक है, तो मैथ से ही आप पाथ ढूंढो अपना कि आपका मैथ क्या कहता है। तनख्वाह का 4 गुना, अगर आप 4 गुना के अंदर हो तो आप सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप कहते हो मेरी तनख्वाह 12 लाख है साल की और मुझे घर चाहिए 1 करोड़ का, नोएडा में चाहिए शानदार 2, अब आप 1 करोड़ के घर में पहले आपको 25 लाख रुपए जेब से डालने हैं, 75 लाख रुपए बचा, 75 लाख की किस्त आती है कंचन करीबन 60,000 रुपीज। अब आप 1 लाख की तनख्वाह में 60,000 की किस्त कैसे दोगे? फिर आप स्ट्रेस में आ जाओगे। दे सकते हो, स्ट्रेस में आ जाओगे, फिर आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे, आगे अपने लाइफ के कोई और गोल्स के लिए सोच नहीं पाओगे, बच्चों को खुशी नहीं दे पाओगे, परिवार के साथ समय नहीं निकाल पाओगे। हो सकता है फिर आप मेहनत करोगे, चलो मैं महीने का कुछ और काम करके 25-30 हजार रुपए जोड़ लूं, क्यों? क्योंकि मुझे ईएमआई भरनी है। तो मैं ये कह रहा हूं मैथ करो,
अपना पूरा डिसीजन जो है वो हॉलिस्टिक लो। अच्छा, आप समझिए आपको लगता है कि भाई मेरे को इस शहर में रहना ही नहीं है, हो सकता है 3 साल बाद मैं यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ, बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊँ, तो मैं क्यों घर लूँ? आप भी जानते हो एक बार घर खरीदा, बेचने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है। ठीक है, घर ऐसा तो है नहीं कि किचन अलग बिक जाएगा, बाथरूम अलग बिक जाएगा, तो वो तो पूरा एक जैसे एक साथ ही बिकेगा। तो अब 1 करोड़ का बायर ढूंढना इतना आसान नहीं होता। तो माय पॉइंट इज पूरा आप आकलन करके, विश्लेषण करके अपनी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके फ्यूचर के गोल्स क्या है, आपकी आज कितनी क्षमता है लोन लेने की, कितनी क्षमता है ईएमआई देने की, डाउन पेमेंट आप इकट्ठी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीजों की एक चेकलिस्ट बना लीजिए। उसके बाद जो है, तो मतलब जितने लोग अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि भाई संजय भैया आपने फिर से दोबारा कंफ्यूजन में डाल दिया, फिर से सोचना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। वो कहते हैं कि इफ यू बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स विच यू वांटेड। तो आप कभी भी जब कुछ खरीद रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा कि इस चीज से आपके लिए आपके ऊपर ये एक बोझ बन रहा है या आपके लिए एक फ्यूचर एसेट बन रहा है। लोग है ना इन्वेस्टमेंट और घर को, दो चीजों को इंटरलिंक कर देते हैं। या तो आप घर ले रहे हैं ना, तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए। आपके जो ईएमआई जा रही है आप उस पैसे को भूल जाइए, वो बोलिए वो पैसा मेरे घर के लिए चला गया, मेरी सुरक्षा के लिए। मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे घर रहेगा, मेरी छत मेरी होगी, तो मुझे सुरक्षित फील होता है। तो उस फीलिंग की कोई कॉस्ट ही नहीं है। बट अगर आप ये सोच रहे हो नहीं मैं घर ले रहा हूं, आज मैं इतने में लूंगा, कल ये इतने का हो जाएगा, थोड़े दिन में रह भी लूंगा, तो देन यू आर हैविंग अ मिक्स्ड ऑफ डिसीजन। आप राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे कभी भी। तो डिसीजन में पहले क्लैरिटी लाओ, ये घर में क्यों ले रहा हूं। देखिए जब आप रहते हैं घर में और अगर आपने रहने के लिए लिया है तो आप हो सकता है बेटर इंटीरियर्स भी कराना चाहते हैं। बिल्कुल। आप चाहते हैं कि मैं 10 लाख रुपए का इंटीरियर्स कराऊं, मैं बढ़िया सोफा खरीद के लाऊं, मैं यहां से ये गद्दे लाऊं, यहां से मैं पर्दे लाऊं, बिल्कुल मन करता है। बिल्कुल। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं, क्योंकि अब आपकी फीलिंग की बात आ गई है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो यार इसको 3 साल बाद बेच दूंगा, फिर आप सोचोगे यार मैं क्यों इतना इंटीरियर करवाऊं, आगे देने वाला तो इसका पैसा नहीं देगा, मैं फंस जाऊंगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। तो अपने मन में क्लैरिटी रखो कि ये घर मैं ले क्यों रहा हूं।